चलो अभी इधर देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सीएफटी थियरी, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थियरी आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बड़ा शानदार टॉपिक है और उसमें हम लोग को जो भी देखना है वो पूरी प्रिंसिपल देखेंगे, फिर उसके बाद उसका हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, तो देखो ध्यान से, पहले सारी बात हम लोग करते हैं डिटेल एकदम, आते हैं अपने टॉपिक पे बेटा, और टॉपिक पे पूरी बात करते हैं। एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या होता है ये जरा देख लिया जाए, बात मत करो, एकदम शांत रहो। क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या है पूरा डिटेल में बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, बात मत करो बेटा, एकदम बात मत करो, शांत रहो। चलो देखो, ध्यान दो इधर, यहां पे मैंने आपको बताया है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी का फंक्शन क्या होता है, फंडा क्या होता है। यहां पे देखो, सबसे पहली बात यह है कि भैया लिगैंड जो होता है, यहां पे लिगैंड आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। जो हमारे मेटल के साथ लिगैंड होता है बेटा, जो भी लिगैंड होता है, जो भी चार्ज इस पे है, प्लस है, माइनस है, न्यूट्रल है, जो भी है, ठीक है, उसमें जो लिगैंड होता है बेटा, यहाँ पे जो एल लिखा हूं वो लिगैंड होता है। क्या होता है? लिगैंड। तो बेटा लिगैंड को माना यह जाता है कि लिगैंड पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई न कोई चार्ज डेवलप करना, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। अगर वो न्यूट्रल लिगैंड है तभी भी वो पोलराइजेशन के थ्रू चार्ज बना लेता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो चार्ज डेवलप कर रहा है, तो देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑर्बिटल, मेटल ऑर्बिटल एंड लिगैंड ऑर्बिटल। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेटल होते हैं और जो लिगैंड होते हैं, लिगैंड पे जो भी चार्ज है, इस पे n प्लस होगा, इस पे अगर मान लो माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में जो होता है, इनके बीच में जो होता है वो आपका जो है इंटरैक्टिव फोर्सेज होता है। यहां पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं बेटा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वहीं तो काम करता है जहां पे किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों के बीच में ये चार्ज बनता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब बेटा आगे हम चलते हैं, तो कह रहा है बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगैंड इज प्योरली आयनिक। वही तो बात हो रही है, ये बॉन्ड जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये प्योरली आयनिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही होता है कि वो आयनिक नेचर का होना। तो यही बात होता है। मैंने पूरी बात आपको क्या बताया कि जो भी कॉम्प्लेक्स बेटा बनता है, उस कॉम्प्लेक्स में लिगैंड जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मतलब कि उस पर कोई न कोई चार्ज होगा। मान लो माइनस चार्ज अगर लिया जाए तो मेटल के ऊपर प्लस चार्ज है। अच्छा, मैक्सिमम प्लस चार्ज ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे मेटल के ऊपर माइनस भी आता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल के ऊपर और जो लिगैंड के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बच्चा हम क्या कहते हैं? आयनिक नेचर का होता है। उसे क्या कहते हैं? आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बोलो, बात सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है कहानी? अब आगे चलते हैं। करा 5d जो होता है बेटा, जो आपका 5d होता है ऑर्बिटल, आर जनरेटेड और डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है ये आप नोट कर लिए, तो आगे मैं बढ़ूं इसके आगे कर। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे समझिएगा अच्छे से। कहता है कि जो मेटल होते हैं बेटा, मेटल होते हैं, जो आपके मेटल होते हैं, मेटल सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम मान लो है, मत बात करिए, सेंट्रल मेटल
एटम जो होता है बेटा, एटम बोलो या आयंस बोलो, कटायन की बात होता है, उनके पास बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है बेटा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है, उन सब की एनर्जी बेटा क्या होगा? सेम होता है। उन सब की एनर्जी क्या होगा? सेम। जैसे मान लो 5d, 1 2 3 4 और ये 5 है। इसका क्या होता है? ये होता है dxy, ये होता है बेटा dyz, ये होता है बेटा dzx, ये होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। तो जब तक उसके करीब आसपास कहीं मेटल नहीं दिखाई देता है, जब तक उसके आसपास कहीं मेटल नहीं दिखाई देता है, तब तक इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जब ऑल द ऑर्बिटल, यहां लिख लीजिए कि ऑल द ऑर्बिटल, ऑल द डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी, बेटा इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और जब बेटा सेम एनर्जी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होता है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब कि उसकी एनर्जी अगर सेम है, मतलब बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अगर इनके आसपास कहीं दूर दूर तक कोई लिगेंड, कोई मेटल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सेंट्रल कोई लिगेंड नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे लिगेंड अगर है, यहां पे अगर लिगेंड है सपोज करो, तो ये फार अप्रोचिंग हो गया। फार अप्रोच का मतलब क्या होता है? इन सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है ना। तो एनर्जी इनकी सेम होती है, तो ऐसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ऐसे डी ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। क्लियर है बात? मतलब क्या हुआ कि ये सारे लोग, जो एनर्जी डी एक्स वाई का होगा वही एनर्जी डी वाई जेड का होगा, वही डी जेड एक्स का होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होगा, सबकी एनर्जी सेम होगी, तो वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहलाता है। तो यहां लिख सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन द एब्सेंस ऑफ, बेटा क्या लिखोगे? एब्सेंस ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड का कोई यहां रोल नहीं हो रहा है, तो इनकी एनर्जी क्या मिल रही बेटा? सेम मिल रही। इनकी एनर्जी क्या मिल रही? बोलो, सेम मिल रही है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? अब इसके बाद क्या करता है? इसके बाद क्या करता है? ये हो चुका आपका, लिख चुके आपने। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, यानी व्हेन लिगेंड अप्रोच देयर degenerated orbital, they destroy degeneracy of 5d orbital, split into the two new set of orbital, that is T2g and EG set। अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या कह रहा है, जो बात बता रहा हूं इसको सुनो ध्यान से। कह रहा है बेटा कि मान लो यहां मेटल है, यहां बैठा हुआ है, मेटल जो है यहां बैठा हुआ है n+ के रूप में, और लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, फार अप्रोचिंग कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं बेटा? फार अप्रोच कहते हैं। फार अप्रोचिंग में क्या होता है बच्चा कि यहां पर इनकी डीजेनरेसी थोड़ी सी मेंटेन रहती है, लेकिन जैसे वो नियर अप्रोच करता है, नियर अप्रोच करता है, जैसे जैसे वो नियर अप्रोच करेगा, मतलब कि वो यहां आ जाएगा, तो इनके बीच में डी के पास दो तरह के लोग होते हैं। डी के पास कुछ डी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सम डी इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो फाउंड, कुछ न कुछ होंगे, ठीक है। और सम डी ऑर्बिटल्स हैव वैकेंट, सम डी ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। कुछ बेटा क्या होते हैं? ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं। तो अब क्या होते हैं, जब ये लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है, मेटल से लिगेंड अटैच करना होता है, मेटल के करीब ये जाना चाहता है, तो इनकी डीजेनरेसी क्या होती है बेटा? डिस्टर्ब हो जाती है। जो इनके 5d सबसेल होते थे, सॉरी डी ऑर्बिटल थे, जो आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और डी जेड स्क्वायर। आप बोल रहे थे कि सर इन सबकी एनर्जी सेम है, तो भाई सेम था, लेकिन जब इन्होंने अप्रोच करना स्टार्ट किया बेटा, जब इन्होंने अप्रोच करना स्टार्ट किया तो हुआ इस तरीके से कि इनकी एनर्जी डिस्टर्ब होने लगी। इनकी एनर्जी क्या होने लगी? डिस्टर्ब होने लगी। और कुछ एनर्जी इनकी बढ़ गई, कुछ एनर्जी इनकी मतलब लगे आपस में इनके अंदर खलबली मचने, भैया एनर्जी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इनकी एनर्जी थोड़ी चेंज होने लगी। यहां पर एनर्जी क्या होगा? डीजनरेसी, डिस्ट्रॉय होने लगा। यहां लिख सकते हो कि डीजनरेसी, डीजनरेसी विल डिस्ट्रॉय। बेटा डीजनरेटेड, डिस्टर्ब होने लगा भाई। यहां पे इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस था, जो इक्वलिटी थी, वो खत्म होने लगा। और जब खत्म होने लगा तो ये टूटने लगा बेटा। ये क्या होने लगा? ये स्प्लिट होने लगा। स्प्लिट होकर के ये दो भागों में टूट गया, एक भाग ऐसे और एक भाग ऐसे। यहां पर बेटा जो मिला वो 3 सेट का मिला, मतलब T2G सेट, ये आपका T2G सेट कहलाता था, और ये इधर जो मिलेगा वो आपका EG सेट कहलाने लगा। ठीक है, T2G मतलब होता है बेटा ट्रिपली जनरेटेड, ट्रिपली जनरेटेड कहलाता है, ट्रिपली जनरेटेड कहलाता है। और EG सेट जो होता है बेटा वो आपका डबली जनरेटेड कहलाता है, डबली जनरेटेड कहलाता है। ठीक है, देखो डायग्राम अच्छे समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नई चीज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेटा लिगेंड इसके साथ नहीं था तो डी ऑर्बिटल शानदार, इसका एकदम डीजनरेसी थी, उनके सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी। लेकिन जैसे ही उनके करीब लिगेंड आना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही उनके करीब लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, तो इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगी, बढ़ने लगी, रिपल्सन के वजह से बढ़ने लगी। किसके रिपल्सन के? भाई इनके पास नेगेटिव चार्ज और इनके में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन था, रहेगा, तो इनके बीच रिपल्सन होने लगा। रिपल्सन होने से इनके बीच में दो तरह से रिलेशन बट गया, 3 एक साथ हो गए और 2 एक साथ हो गए। 3 एक साथ जो हुए थे उनको कहते हैं बेटा, ध्यान से समझना, इसको कहते हैं DXY, DYZ और DZX। और जो 2 एक साथ हुए DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इसका मतलब पूरी कहानी, आगे बढ़े, ये आगे चलें तो पूरी बात देखो बेटा, यहां पर यही हुआ कि जब बेटारा ये अकेले था तो शानदार था, सबकी एनर्जी बराबर थी, एकदम मजे से जिंदगी काटता था। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया तो ये इनके पास जो कुछ इलेक्ट्रॉन रहते थे, कुछ पहले से इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी और इनके बीच में क्या होने लगा? रिपल्सन होने लगा। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव में रिपल्सन होने लगा। रिपल्सन होने से इनकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने की वजह से फिर उसके बाद ये 2 सेट में टूट गए। एक सेट कहलाया T2G सेट और एक सेट कहलाया आपका EG सेट। T2G का मतलब होता है ट्रिपली जनरेटेड, जिसमें एक्सियल वाले आते हैं। इसको लिख लो तो आगे पेज पे चले हम, चला, चलिए। तो बेटा क्या होगा, आप ऐसे समझिएगा, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल थे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल थे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल थे, उनके पास लिगेंड अप्रोच किया। उनके पास जब लिगेंड अप्रोच किया तो उनकी डीजनरेसी क्या हो गई? डीजनरेसी आपकी क्या हो गई? लूज हो गई। और डीजनरेसी लूज होने की वजह से उनकी स्प्लिटिंग होने लगी, एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है यहां पर, इनकी एनर्जी थोड़ी सी यहां पर बढ़ जाती है बेटा। डीजनरेसी लूज होने लगी और ये 2 भागों में टूट गए। एक टूट रहे हैं T2G सेट में और एक टूट रहे हैं EG सेट में। T2G सेट और EG सेट का मतलब क्या होता है? T2G सेट का मतलब होता है बेटा, यहां मैं लिख देता हूं, T2G सेट जो होता है इसे कहते हैं ट्रिपली जनरेटेड, ट्रिपली जनरेटेड। और क्या कहते हैं? EG सेट जो होता है बेटा, EG सेट जो होता है उसे हम डबली जनरेटेड कहते हैं, डबली जनरेटेड कहते हैं। मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा डी सबसेल जो होता है, डी ऑर्बिटल की अगर हम बात कर ले बेटा,
तो पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल जो होता है वो दो सेट में बटा होता है बेटा। एक होता है एक्सियल सेट, एक्सियल सेट, और एक होता है बेटा नॉन एक्सियल सेट, नॉन एक्सियल सेट होता है। एक्सियल सेट का मतलब क्या होता है? जो एलोंग द एक्सिस होते हैं, जो क्या होते हैं? एलोंग द एक्सिस होते हैं। एक्सियल सेट का मतलब ये होगा यहां पर जो एलोंग द एक्सिस होते हैं, ये आपका जो होगा एलोंग द एक्सिस होते हैं। लोब प्रेजेंट एलोंग द एक्सिस, एलोंग द एक्सिस होते हैं। और यहां क्या होते हैं? लोब प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। बेटा एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर क्या देखने को आपको मिलेगा कि ये आपका एलोंग द एक्सिस का मतलब एक्सिस पे ही है। इसका मतलब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं। और यहां जो होता है वो नॉन एक्सियल का मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होता है। अब अगर हम पांचों का स्ट्रक्चर आपको दिखा दें तो आप देखिए पांच का स्ट्रक्चर जरा तो समझ में आएगा। देखिए एक यहां पर है, या तो इसको लिख लो तब आगे पेज पे हम बताएं। इसको लिख लो, हटाएं इसको। मैं पहले ऑर्बिटल बता दूं तब आपको डिटेल आगे ले चलूंगा कि स्प्लिटिंग एक्चुअली हो करके हुआ क्या उसके अंदर। ये बात सबको समझ में आया? कहानी ये सबको समझ में आ गया? अरे ये सबको समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेटा जो एक्सिस है, जो हमारे पास एक्सिस है वो देखो, जैसे पांच एक्सिस में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 और यहां पर एक बना लेते हैं 5। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है बेटा? ये कहलाएगा डी एक्स वाई, तो एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो। डी वाई जेड बेटा, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। डी जेड एक्स ले लो, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स और वाई यहां ले लो। और ये आपका हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, मतलब यहां पर हम जेड ले ले रहे हैं। अब जो लोब होते हैं बेटा, जो लोब होते हैं ये ध्यान दो, अगर ये एक्स वाई है तो एक्स वाई के बीच में लोब होते हैं भाई। आपका डी का जो शेप होता है वो डबल डम शेप होता है, आप भी जानते हो, पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, डबल डम होता है। तो डी एक्स वाई के बीच में होता है, ये वाई जेड के बीच में सारे लोब दोनों रहेंगे। ये बिटवीन द एक्सिस दिखा रहा है ये, और ये कहां होगा? ये भी बिटवीन द एक्सिस होगा, ये भी आपका बिटवीन द एक्सिस होगा। लेकिन ये बिटवीन द एक्सिस नहीं होगा, ये क्या होगा? एलोंग द एक्सिस होगा। क्या होगा? ये एलोंग द एक्सिस होगा। और ये भी आपका क्या होगा? एलोंग द एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे आपको आइडिया क्या लगा कि ये देखो ये दोनों एक्सिस के बीच में आ रहे हैं और ये एकदम एक्सिस के ऊपर एकदम विराजमान है। तो ये जो तीनों होंगे ये आपके कहलाएंगे नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल सेट कहलाता है, या इसको हम T2G सेट बोलेंगे। और ये दोनों जो बेटा हैं, ये जो दोनों बेटा हैं, ये आपका एक्सियल सेट कहलाता है, एक्सियल सेट, या इसको हम क्या कहेंगे? ईजी सेट। क्या बोलेंगे हम इसको? ईजी सेट बोलेंगे। ठीक है, इसमें दो होते हैं तो डबली लिखते हैं, इसमें तीन होते हैं तो ट्रिपली लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि आखिर तीन तरीके की स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल, दो तरीके का, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो सबसे ज्यादा पढ़ना है टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर में, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल और आपका टेट्राहेड्रल में पढ़ना है। तो कैसे स्प्लिटिंग होती है ये आपको बताता हूं, इसको पहले लिख लीजिए। हटाएं, इसको हटाएं, एकदम वीआईपी आप हो गए हैं एकदम।
मोबाइल, अच्छा गलत काम मत करो यार तुम लोग। कब, कौन सी पिज्जा, ये क्या होता है? ना। हम्म। कहाँ भी मिलता है? चलो लिख लिए, आगे चलें। लिखो, जल्दी करो, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। डन है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब इसके बाद जो कहानी है वो आ जाइए, फिर मैं बैक आता हूं वहीं पे। यहां पे बेटा क्या कह रहा है, ध्यान देना इसको। स्प्लिटिंग हो गया, हमने आपको स्प्लिटिंग बता दिया। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब जो स्प्लिटिंग हो रहा है, हम यहीं पे सिखा दे रहे हैं आपको, जो बेटा स्प्लिटिंग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहीं पर है, ये आपका 5 ऑर्बिटल है, डी जनरेटेड है, ये आपका डी जनरेटेड है, ठीक है। और यहां पे लिगेंड अप्रोच किया तो डीजनरेसी डिस्टर्ब हुई, तो यहां पर आपका डीजनरेसी गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने के बाद मतलब डिफरेंस होने के बाद ये स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद इनके ये T2G सेट होता है और ऊपर जो है यहां पर EG सेट होगा, दो अलग अलग सेट में। तो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है बेटा, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, इस प्रोसेस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आखिर लिगेंड का क्या रोल होता है। लेकिन यहां पे जो अप्रोच होता है बेटा, इसमें जो एनर्जी का गैप आता है, जो एनर्जी का डिफरेंस आता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, आर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा सबको? तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बेटा इसके एनर्जी की गैप कम होगा या ज्यादा होगा, यह डिसाइड करता है लिगेंड। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्गर है तो गैप ज्यादा आता है, लिगेंड अगर वीक है तो गैप क्या होता है? कम आता है। तो आगे हम बताएं। इसे मान लीजिए यहीं पर आपका है और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है बेटा, तो स्प्लिटिंग करने के बाद इसमें बीच में जो गैपिंग आता है वो कम आएगा। जो गैपिंग आएगा यहां स्प्लिटिंग करने के बाद वो आपका कम आएगा। लेकिन अगर यही हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेते हैं, सेम जगह पे यहां पर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेते हैं, तो बेटा स्प्लिटिंग ज्यादा होगा यहां, और स्प्लिटिंग करने में एनर्जी गैप भी क्या आएगा? यहां पर ज्यादा आएगा। देख सकते हैं अगर ये x है, ये y है, तो y की एनर्जी x से क्या होगी? ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो स्प्लिटिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड तगड़ा है तो स्प्लिटिंग तगड़ा होगा, लिगेंड कमजोर है तो कम ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कहानी था। मैंने आपको यही सेंटेंस में मैंने बोला भी था कि यहां क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड is more than that of amount of energy released in the presence of weak field ligand. A strong field ligand form more stable complex than weak field ligand. मैंने यही तो बोला। मैंने क्या बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा
तो स्प्लिटिंग आपका ज्यादा करेगा, गैप ज्यादा आएगा, एनर्जी ज्यादा निकालेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी निकालेगी उसकी स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी कम एनर्जी निकालेगी उसकी स्टेबिलिटी कम आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो वीक फील्ड वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो एनर्जी गैप ज्यादा देगा और एनर्जी गैप क्या होगा, कम देगा। बोलो समझ में आ गई ये बात, क्लियर है यहां तक? अब मैं आगे चल रहा हूं बेटा, मैं आगे चल रहा हूं, जहां तक यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। देखिए ये मैंने क्या बोला, अब दो तरह का स्प्लिटिंग होता है बेटा, दो तरीके का स्प्लिटिंग होता है। देखो स्प्लिटिंग हमको स्टडी करना है दो में, एक स्टडी करना है स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में, स्प्लिटिंग दो में करना बेटा, एक करना है ऑक्टाहेड्रल में, और एक करना है टेट्राहेड्रल में। इसमें टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्प्लिटिंग देखना है, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। 4 में भी टेट्राहेड्रल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें हमको देखना है। और यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो dsp3 होगा और या sp3d2 होगा। ये कहानी आपको याद रखना है दोनों के केस में, समझे आप लोग? तो स्प्लिटिंग एक्चुअली करता कैसे है ये जरा देखा जाए, स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या होता है। मान लो बेटा बीच में हमारा मेटल है, यहां पर बीच में मेरा मेटल है, और चारों कॉर्नर पे लिगेंड बैठा हुआ है, अप्रोच करना चाहता है। चारों कॉर्नर पे कौन बैठा है, लिगेंड। देखो चारों कॉर्नर से लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है। एक लिगेंड ऊपर बैठेगा, एक लिगेंड नीचे से बैठेगा, यहां पर भी लिगेंड, यहां पर भी लिगेंड। अब आप एक बात देख सकते हो, अगर हम एक्सिस की बात करें बेटा, अगर हम एक्सिस की बात करें तो आप बड़े अच्छे से देखिए कि एक्सिस, थोड़ा सा मैं इसको और मोटा कर देता हूं। देखिए एक आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, फिर इसके बाद ये वाई एक्सिस कहलाएगा, ये आपका वाई एक्सिस कहलाएगा, और ऊपर वाला जो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस कहलाएगा। बाकी आप समझ लीजिए इसमें किस तरीके से स्प्लिटिंग है, आपको समझा दे रहा हूं मैं। ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हो एक लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड, एक वाई एक्सिस से, और यहां एक्स एक्सिस से, और यहां जेड एक्सिस से। देख रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, तो डायग्राम में यहीं पे बना दूं, बताऊं। हटाए बेटा, ये डायग्राम हटाए, डायग्राम हटाए हम। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक्सिस के बीच में लिगेंड अप्रोच करता है। कैसे शो करना है मैं वही दिखाना चाहता हूं। मैं यहां से ये हटा देता हूं, ये वाला, चलो जल्दी करो। एक्सिस के बीच में कैसे अप्रोच कर रहा है मैं वही शो करना चाहता हूं, और शो करने के बाद यहीं पे रोक देंगे, और इसी को अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहां तक मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले इतना देख लीजिए क्या कह रहा है, बढ़े आगे। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको बेटा हटा दें, इसको हम हटा दें, यहीं पे समझा दें। देखिए देखो यहां पे, यहां पर आपका मान लीजिए dxy है, ये क्या है, dxy है। तो x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। सपोज करो बेटा लिगेंड ये है अपना, एक लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड तुम्हारा यहां से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड तुम्हारा यहां से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, 4 लिगेंड है। तो ये जो अप्रोच करेगा, आप भी देख लीजिए, ये जब अप्रोच करेगा तो इसके थ्रू अप्रोच करेगा, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा बेटा, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा। और एक्सिस के थ्रू जब अप्रोच करेगा, बीच में मान लो मेटल है और एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन है और जो मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। फिर से समझो, जो एक्सिस के लोब हैं और जो एक्सिस के लोब है, एक्स और वाई एक्सिस पे जो लोब जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन है और जो सेंट्रल मेटल एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में क्या होने लगेगा बेटा, रिपल्सन होने लगेगा। और रिपल्सन होने से
उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप डी वाई जेड में देख लीजिए, ये वाई जेड है डी का, ये बेटा आपका जो होगा ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। बेटा लिगेंड यहां से भी अप्रोच करेगा, लिगेंड आपका यहां से भी अप्रोच करेगा, लिगेंड आपका यहां से भी अप्रोच करेगा और लिगेंड आपका यहां से भी। कहने का मतलब क्या है, एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, मतलब यहां पर अगर कोई ऑर्बिटल है, मान लो बीच में ऐसे है, ये डी का ऑर्बिटल है और यहां पर भी बेटा डी का ऑर्बिटल है, यहां पर भी डी के ऑर्बिटल, तो देख रहे हो डी का ऑर्बिटल बीच में है और लिगेंड एक्सिस के थ्रू आ रहा है। डी का ऑर्बिटल कहां है, बीच में है और लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस के थ्रू कर रहा है। ये डी बीच में है, यानी इनके और इनके बीच में दूरी है, इनके और इनके बीच में दूरी है, इनके और इनके बीच में दूरी है। दूरी होने से रिपल्सन क्या होगा, इनके केस में कम होगा। लेकिन जो सीधे सीधे अटैक कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहां और वहीं पे यहां, तो सीधे सीधे जो अटैक करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए जब एक्सिस के थ्रू आप अप्रोच कर रहे हो, देखो सारे एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, एलॉन्ग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, आप देख रहे हो। लेकिन यहां पर देखो ये भी डी एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा लोब है, एक्सिस के थ्रू ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, एक्सिस के थ्रू ये भी अप्रोच कर रहा है। तो भाई स्प्लिटिंग तभी होगा ना जिसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एक्सियल वाला इसीलिए ऊपर चला जाता है और नॉन एक्सियल वाला क्या होता है, नीचे चला आता है। यही चीज है। इसीलिए जब स्प्लिटिंग आप करते हो बेटा ऑक्टाहेड्रल में, तो ये एनर्जी लिगेंड का अप्रोच किया आपने, एनर्जी थोड़ा सा इनका बढ़ा और बढ़ने के बाद ये स्प्लिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें एनर्जी कम वो नीचे आ जाता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर चला जाता है। और इनके बीच में जो गैप है बेटा, इनके बीच में जो गैप आ रहा है, जो इनके बीच में गैप आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा ओ। इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। डेल्टा ओ जो लिखा हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। ओ मने ऑक्टा और डेल्टा मने चेंजिंग। तो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसे हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। एक बात और आपको मैं बताना यहां भूल गया, यहां पर भी एक बैरी सेंटर आता है। तो नीचे एनर्जी कम आता है, नीचे एनर्जी कम आएगा, 2.2/5 आएगा और ऊपर जो आता है वो 3/5 आता है। मतलब 2/5 जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, 0.4 माइनस में और ये प्लस 0.6 प्लस में आ जाता है। इसका मतलब कि नीचे में आओगे तो एनर्जी घटेगी, माइनस साइन बता रहा है, ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या बता रहा है आपका, प्लस साइन बता रहा है। देखो ये माइनस दिखा रहा है ना, ये यही चीज मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको यहां दिखाया है यही सेम बात मैं बता रहा हूं कि जब नीचे जाओगे नीचे वाले में स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी। देखो नीचे वाले में स्प्लिटिंग एनर्जी घटेगी और ऊपर वाले में स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। जो माइनस साइन दिखा रहे हो वो घटना दिखाएगा, जो प्लस साइन दिखा रहे हो वो बढ़ना दिखाएगा। ठीक, स्प्लिटिंग इसमें जितना ज्यादा नीचे आओगे एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग बात सबको समझ में आ गई, ये कहानी ये समझ में आया कि नहीं आया। ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग मैंने बताया है आपको। कल के लेक्चर में जब हम लोग चलेंगे तो कल के लेक्चर में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप अपना लेक्चर तैयार कर लीजिएगा शानदार तरीके से बाबू। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम जगह।